ओके, विद्या अभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। अपनी अकल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारा ना सिर्फ ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, तेज रहे और कभी कमजोर ना हो। इसका एकमात्र उपाय विद्या का सतत अभ्यास करना ही है। तो हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था कि अगर हमें विद्या अर्चन करनी है तो हमें सुख का त्याग करना होगा, और अगर हमें सुख अर्चन करना है तो हमें विद्या का त्याग करना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकती। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि विद्या अभ्यास के लिए हमें क्या करना। विद्या अभ्यास का मतलब जो भी हम ज्ञान अर्चन कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा और बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा। देयर इज अ प्रोवर्ब दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो हमें हमारी बुद्धि और जानकारी को बढ़ाने के लिए, उसमें विकास मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसे और इंक्रीज करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, हमें निरंतर प्रैक्टिस करते रहना होगा। अपनी अकल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। We have seen knife, everybody has knife in their home। तो नाइफ क्या होता है, जब आप उसे बार बार यूज करते हो तो उसकी जो धार होती है, उसका जो शार्पनेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसे शार्प करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें अच्छे से या तो किसी शार्पिंग मशीन में देना होता है या तो उसे उस इंसान के पास ले जाना होता है जो उसे शार्प कर सके, ताकि हम उसे अच्छे से यूज कर सके। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि अपने अकल को पैनी करने के लिए, अपने अकल को, अपने बुद्धि को शार्प बनाने के लिए हमें बार बार उसमें धार धरनी होगी, मतलब बार बार हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी। इससे हमें लाभ क्या होगा, इससे हमें फायदा, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा। इसका एडवांटेज ये है कि ना सिर्फ हमारा ज्ञान, मतलब जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ना सिर्फ उसमें दिन प्रतिदिन, मतलब ना सिर्फ उसमें डेली उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, बल्कि हम अगर निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमने जो ज्ञान अर्जन किया है, हमने जो पढ़ा है या हमने जो सीखा है, वो हमेशा हमें याद रहेगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति का मतलब होता है याद करने की शक्ति, जिससे आप याद कर सकते हो, जिससे आपको हर चीज याद रहती हो। मेमोराइजिंग पावर वी कैन से अच्छी रहेगी, तेज रहेगी और कभी कमजोर नहीं होगी। और ये सब पाने का एकमात्र उपाय है कि हमें सतत अभ्यास करते रहना होगा। मतलब हम जो भी चीज सीख रहे हैं, हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं या हम जो भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हमें उसे रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक फॉर अ वेरी गुड एग्जांपल, मैथ्स नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस। आपको मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना होता है ताकि आप अच्छे से उस मैथ्स को समझ सको और आपको वो फॉर्मूला, आपको वो प्रोसेस याद रहे। नेक्स्ट, एक बात आप समझ ले कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल फेंकता है, वैसे ही आप भी अपने मस्तिष्क में विद्या की फसल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दे। शेष कूड़ा कचरा अर्थात हानिकारक एवं बुरे विचारों को मस्तिष्क में टिकने ना दे।
लेखक कहते हैं कि जिस तरह एक फार्मर जब वो अपने खेत में खेती करता है, तो जो वो फसल उगाता है, जो वो क्रॉप्स उगाता है, तो केवल उसे ही अपने खेत में रहने देता है, और जितने भी आसपास जितने भी घास होते हैं, जो घास जरूरत नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और जितने फालतू पौधे होते हैं जिसका कुछ काम नहीं होता, वे उसे निकाल के फेंक देता है। ठीक उसी तरह हमें भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को और पॉजिटिव चीजों को अपने पास रखना चाहिए। जो भी बातें हम सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं, वो जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा। और हमें हमेशा पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जितना भी नेगेटिविटी होता है, जो हमें हानि पहुंचा सकती है, जो हमारी सोच को नष्ट कर सकती है, वैसे चीजों को हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, उन्हें टिकने ही नहीं देना चाहिए। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं, जो विद्या के अर्चन से हमें पॉजिटिविटी मिलती हो, जो विद्या के अर्चन से हम सही रास्ते में जा सके, उस विद्या अर्चन को हमें हमारे पास रखना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड, जो नेगेटिव बातें हमारे आसपास होती है, उसे कभी भी हमारे दिमाग में नहीं रखना चाहिए, हमें मस्तिष्क में जगह नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, जिस विषय में सही जानकारी ना हो, उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरा बोलने से ना बोलना ही अच्छा होता है। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है। जैसे कोय और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है। इसीलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना ही होता है। या तो बुद्धिमान की तरह बोलो, अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक एवं विचार के शून्य होने से पशु चुप रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस विषय में, मतलब जिस टॉपिक में या जिस मैटर में हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो, where we don't have the correct information regarding any topic or any matter, we should always choose to stay quiet. जिस विषय में हमें ज्यादा जानकारी ना हो, वहां पे चुप रहना ही अच्छा है। बुरा बोलने से, मतलब नेगेटिव बोलने से या गलत बोलने से अच्छा है कि हम चुप रहे और उस विषय में जानकारी प्राप्त कर कर हम बोले। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है। इसका अर्थ यह है कि एक मनुष्य विद्वान है कि मूर्ख है, इसका मतलब एक मनुष्य के पास उस विषय में ज्ञान है कि नहीं है। वो कितना विद्वान है, वो कितना मूर्ख है, ये हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं? उनकी बोली से। वे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उनकी बोली क्या है, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो मनुष्य विद्वान है या मूर्ख है। ठीक उसी तरह कौवा और कोयल के बीच का फर्क हम तभी बता सकते हैं जब वे अपने स्वर में बोलते हैं। दोनों ही दिखने में काले होते हैं, लेकिन हमें फर्क उनकी आवाज से ही पता लग सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। मतलब ये कहा जाता है कि विद्वान की जो बल है, उसकी जो शक्ति है, वो है उसकी वाणी, और मूर्ख की शक्ति होती है उसका चुप रहना। लेखक कहते हैं, या तो हमें बुद्धिमान की तरह बोलना चाहिए, नहीं तो हमें चुप रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरीके से पशु के पास विचार और विवेक ना होने के कारण वे चुप रहते हैं। नेक्स्ट, जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषपरायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक
महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध और शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमवश पनपता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हो, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। लेखक कहते हैं कि जगत का सारा व्यवहार, मतलब जगत का the world is whatever it is, जो भी हमारे आसपास होता है, जो भी संसार में, जो भी जगत में हमारे आसपास होता है, उसका नींव क्या है, मतलब उसकी बेस क्या है, वो किस चीज पर आधारित है? वो सत्य पर आधारित है, वो ट्रुथ पर आधारित है। झूठ बोलने वाले, मतलब जो इंसान झूठ बोलते हैं या जो इंसान बुरे काम करते हैं, उन्होंने भी सत्य की महिमा को स्वीकारा है, मतलब उन्होंने भी सत्य के अस्तित्व को एक्सेप्ट किया है। सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य को हम गॉड के इक्वल मानते हैं, वो भगवान का स्वरूप है। जो मनुष्य सत्य बोलते हैं, जो मनुष्य सत्य को स्वीकार करते हैं, वो मानव, वो पुरुष जगत में बाकी सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। उस मानव को ना ही, उस मनुष्य को ना ही केवल महान माना जाता है, बल्कि वे जीवन को सरलता, शुद्ध और शक्तिशाली बनाने में हेल्प करते हैं। उनके विचारों से हमें हमारे जीवन में एक नए प्रकाश की अनुभूति होती है। जो मनुष्य झूठ बोलते हैं, जो मनुष्य झूठ का सहारा लेते हैं, वे भले ही कुछ क्षण के लिए जीत जाए, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। और सत्यवादियों और सत्य द्वारा जगत में उपजाए गए विश्वास को, मतलब उन्होंने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है, उन्होंने एक अपनी जो जगह बनाई है, उनका जो विश्वास है, वो पूरे जगत संसार को एक व्यवहार से बांध के रखती है, एक सत्य के व्यवहार से बांध के रखती है। तो जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, मतलब जब तक जगत में सत्यवादी, मतलब सत्य बोलने वाले पुरुषों का या मनुष्य का अस्तित्व, उनकी प्रेजेंस जब तक इस अर्थ में रहेगी, भले ही वो थोड़ी ही क्यों ना हो, तब तक इस जगत में स्थिति, मतलब बैलेंस बनी रहेगी।